10 जून 2011 गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय में पढ़ने वाली एक लड़की शिखा दुबे देर रात तक अपने घर नहीं लौटती है। इससे परेशान होकर के उसके पिताजी थाने जाते हैं और मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उस वक्त वो वहाँ से वापस लौट आते हैं, लेकिन अगले दिन पुलिस को पास ही के एक जंगल से एक अनजान लड़की की लाश मिलती है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये वही लड़की होगी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कल रात लिखवाई गई थी। इसीलिए पुलिस वाले उस लड़की के घर वालों को वहाँ पर बुलाते हैं। घर वाले आकर के देखते हैं कि वही कपड़े, वही पर्स, वही चप्पलें, वही गले में धागा। चेहरा ठीक से पहचाना नहीं जा सकता था क्योंकि चेहरे को बुरी तरीके से कुचला गया था। घर वालों को लगता है कि शायद ये अपनी ही बेटी है। वहाँ से दुखी होकर के घर वाले उस लड़की को घर ले जाते हैं और वहाँ जा कर के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस वाले आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे जो पता लगता है वो चौंकाने वाला था। शिखा दुबे अभी भी जिंदा थी। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसका मर्डर हुआ, और आखिर शिखा थी कहाँ? ये सब जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा कुछ दिन पहले, यानी कि जब शिखा पहली बार नई नई कॉलेज जाने लगी थी। शिखा जब पहली बार स्कूल से निकल करके कॉलेज में गई तो उसके लिए कॉलेज की दुनिया पूरी तरीके से नई थी। इससे पहले ना तो शिखा ने इतने बड़े बड़े क्लासरूम देखे थे, ना कैंटीन देखा था, ना ही इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखी थी, और ना ही इतने सारे लोग या फिर कहें कि पढ़ने वाले बच्चे एक साथ देखे थे। एक दिन ऐसे ही शिखा कॉलेज के अंदर एक कैंटीन के अंदर बैठी हुई थी अपनी दोस्त नेहा के साथ में। कुछ देर बाद वहाँ से एक लड़का गुजरता है तो नेहा कहती है कि देख शिखा, ये लड़का तुझे ही देख रहा है, रोज़ का हो गया है इसका, हर रोज़ ये ऐसे ही यहाँ से गुजरता है और तेरी ओर ही देखता रहता है। शिखा कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन छोड़ो, अपन को इससे क्या लेना देना। तो नेहा कहती है कि क्या तुझे इसका नाम पता है? शिखा कहती है नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। फिर उसके बाद में नेहा बताती है कि इसका नाम है दीपू यादव। शिखा पूछती है कि तुझे कैसे पता? फिर इसके बाद में नेहा कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि इसके पीछे कई सारी लड़कियां पागल है, बड़े अच्छे घर का है, पैसे वाले ख़ानदान से आता है, इसीलिए मुझे इसका नाम और इसके बारे में सारी चीज़ें मालूम है। शिखा कहती है कि छोड़, अपन को क्या लेना देना, होगा कोई होगा तो। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। कॉलेज के अंदर शिखा जहाँ पर भी जाती दीपू उसे ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाता। इससे शिखा को इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि इस लड़के के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो इस और ध्यान नहीं देती। एक दिन शिखा कॉलेज की लाइब्रेरी से निकल रही थी। बाहर आकर के उसने देखा तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। इतनी देर में पास से दीपू आता है, उसके हाथ में एक छाता था। उस छाते को लेकर के दीपू कहता है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों इस छाते को शेयर कर सकते हैं। शिखा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन उसके बाद में सोचती है कि शायद बारिश रुके ना रुके, मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूँगी। तो शिखा उसके साथ हो लेती है। दोनों एक ही छाते के नीचे कॉलेज के गेट की ओर बढ़ रहे थे। दीपू कहता है कि मेरा नाम दीपू यादव है, मैंने आपको कॉलेज के कैंटीन में कई बार देखा है। तो दूसरी तरफ से शिखा कहती है कि हाँ मुझे सब पता है। इसका मतलब तुम भी मुझे नोटिस कर रही थी? दीपू एक बार फिर से कहता है। शिखा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों धीरे धीरे कॉलेज के गेट तक पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जाकर के दीपू पूछता है कि कहाँ रहती हैं आप? शिखा कहती है कि मैं कमलेशपुरम में रहती हूँ। तो दीपू अचानक से चौंक करके कहता है कि हम भी तो वहीं पर रहते हैं, चलो आज दोनों साथ में चलते हैं। शिखा ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ऑटो आकर के रुकता है। शिखा ऑटो के अंदर बैठ गई। उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन दीपू के बैठने के लिए जगह छोड़ दी। दीपू ने देखा ज़रूर, लेकिन वो ऑटो के अंदर बैठा नहीं। तो शिखा बोली कि आ जाओ, ऑटो के अंदर बैठ करके चलते हैं, नहीं तो बाहर तुम भीग जाओगे। और इसी तरीके से दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके अगले दिन शिखा जब कॉलेज पहुंचती है तो उससे पहले ही दीपू कॉलेज के कैंटीन में शिखा का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शिखा वहाँ जाती है तो दीपू कहता है कि चलो एक एक चाय पीते हैं। शिखा कहती है लेकिन तुम तो रोज़ कॉफ़ी पिया करते थे। इसके बाद में दीपू कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे भी नोटिस कर रही थी। शिखा एक बार फिर शर्मा करके वहाँ पर बैठ जाती है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। काफ़ी देर तक दोनों बातें भी करते हैं। उसके बाद में उनका यूँ बातें करना, साथ में घूमना फिरना आम हो चुका था। दोनों अक्सर कैंटीन के अलावा लाइब्रेरी और कॉलेज के कॉरिडोर में भी साथ नजर आने लगे थे। फिर एक दिन आता है जब दीपू शिखा से कहता है कि आज
क्लास में लेक्चर लेने की बजाय हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए, गार्डन में बैठेंगे, टहलेंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, आपस में बातें करेंगे। शिखा कहती है कि नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखना है। दीपू एक बार तो थोड़ा सहम जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से कहता है कि आज की बात है, एक ही तो दिन की बात है। शिखा मान जाती है। दोनों पहली बार क्लास बंक करते हैं, बाहर जाते हैं, गार्डन में घूमते हैं, फिरते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद दोनों का शेड्यूल बिल्कुल ही बदल चुका था। दोनों का अब क्लास बंक करना आम बात हो चुकी थी। यूजुअल था उनके लिए कि रोज़ आते, लेक्चर को छोड़ते, बाहर जाते, घूमते फिरते साथ में। अब दोनों का आपस में शायद प्यार हो चुका था। लेकिन प्यार इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर प्यार ही क्या। दोनों की कास्ट अलग थी, दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। जिस तरीके के तौर तरीके और रीति रिवाज समाज के अंदर थे, उधर शिखा के घर पर भी थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी। फिर एक दिन शिखा के पिताजी शिखा से पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। शिखा बोलती है कि अच्छी चल रही है पापा। फिर उसके बाद में उसके पिताजी फिर पूछते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो ना। इस सवाल को सुनकर के शिखा को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो सांस बांध करके कहती है कि हाँ, कॉलेज में पढ़ाई होती है और इसके अलावा क्या होगा। लेकिन उसी समय उसकी माँ अंदर से बोलती है कि हमें पता है तुम्हारी कैसी पढ़ाई चल रही है। शिखा कहती है कि कहना क्या चाहती हो माँ। माँ कहती है कौन है वो लड़का जिसके साथ में तुम रोज़ कॉलेज जाती हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं होगा? हमें सब पता है। अगले दिन जब शिखा कॉलेज जाती है तो वहाँ जाकर के दीपू से मिलती है और उसके पास जाकर के रोने लगती है। कहती है कि घर वालों को सब कुछ पता लग चुका है और मेरे घर वाले अब मेरा कॉलेज आना बंद करवा सकते हैं। तो दीपू कहता है कि ठीक है, कॉलेज आना ही तो बंद होगा, हम दोनों का प्यार थोड़ी कम हो जाएगा। शिखा कहती है कि तुम्हारे लिए भले ही ये चीज़ अलग हो, लेकिन हमारे लिए पूरी तरीके से अलग है। हम लड़कियां हैं और लड़कियों का कॉलेज ख़त्म मतलब सीधा शादी। स्कूल नहीं है कि स्कूल ख़त्म और कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद में सीधा शादी होती है। दीपू कहता है कि ठीक है, अभी तो तुम घर जाओ, देखते हैं बाद में। इसी तरीके से दिन गुजरते रहते हैं। शिखा की माँ लगातार कॉलेज बंद कराने की धमकियाँ देती रहती है और इसी से परेशान होकर के एक दिन दोनों मिलते हैं, दीपू और शिखा। शिखा कहती है कि अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता, घर वाले रोज़ लड़ाई करते हैं, हम इससे ज़्यादा और नहीं रह सकते, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर दीपू कहता है कि हाँ बिल्कुल, शादी तो करेंगे ही। तो शिखा कहती है कि फिर समय आ गया है शादी करने का। फिर दिन आता है 18 अप्रैल 2011। उस दिन दोनों पास ही के बुढ़िया माता मंदिर में जाकर के आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगती। शादी के बाद भी दीपू शिखा से कहता है कि अब तुम घर जाओ, हम कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद में तुमको बताएंगे। अब दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद शिखा उसके घर में ही रह रही थी। उसका कॉलेज जाना लगभग बंद सा हो गया था। अब महीने में 1 या 2 बार होता था जब शिखा घर से बाहर निकलती थी या कॉलेज जाती थी। दिन गुजरते रहे। शिखा जब दीपू से पूछती तो दीपू कहता कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, यानी कि दोनों के आपस में मैसेज पर ही बात हुआ करती थी। तो दीपू कहता है कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, अभी रुको, थोड़ा और वक्त लगेगा। धीरे धीरे इसी तरीके से दिन आगे बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन दीपू कहता है कि शिखा, कल सुबह 10 बजे मुझे कॉलेज के पास मिलो। और वो दिन था 6 जून 2011 का। उस दिन शिखा अपने घर वालों से कहती है कि कॉलेज में कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो घर वाले उसे कॉलेज जाने देते हैं। वहाँ जाकर के वो दीपू से मिलती है कॉलेज के पास वाले पार्क में। दीपू के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था सुग्रीव। जब शिखा वहाँ पर पहुँचती है तो सुग्रीव को देख करके उसकी आंखों में एक सवाल था। तो दीपू पहले ही बता देता है कि ये सुग्रीव है, मेरे पापा के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता है और ये सोनभद्र वाले इलाके में काम को देखता है, तो जल्दी हम दोनों सोनभद्र जाएंगे। शिखा पूछती है कि हम, यानी कि मैं भी चल रही हूँ साथ में? तो दीपू कहता है कि हाँ, तुम भी मेरे साथ में चल रही हो और अब इसके बाद में हम दोनों बिल्कुल आज़ाद हैं, हम अपने तरीके से जिएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। तो शिखा पूछती है कि क्या, ऐसा क्या काम है? दीपू कहता है कि हमें तेरे मरने का नाटक करना होगा, यानी कि शिखा के मरने का नाटक करना होगा। और जब घर वालों को लगेगा कि शिखा मर चुकी है, उसके बाद में हमको ढूंढना ही बंद कर देंगे
और हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। सोनभद्र के अंदर हमको ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई हमसे पूछने वाला होगा। लेकिन शिखा कहती है कि मरने का नाटक कैसे करेंगे, मतलब कैसे घर वालों को इस बारे में यकीन दिलाएंगे कि शिखा मर चुकी है। इस पर दीपू कहता है कि ये है सुग्रीव, और सुग्रीव एक लड़की लेकर के आएगा जो कि कद काठी में बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखेगी, तो हम उसको मारेंगे और उसके बाद में घर वालों को लगेगा कि शायद शिखा मर चुकी है। शिखा कहती है कि नहीं, हम किसी निर्दोष लड़के को नहीं मार सकते हैं इसके लिए। तो दीपू कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन प्यार में सब जायज़ होता है, कुछ भी पाप नहीं होता है। फिर भी शिखा इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर दीपू कहता है कि अभी तुम घर जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही फ़ोन करेंगे। अब तीनों वहाँ से वापस लौट जाते हैं, लेकिन लौटने से पहले शिखा से दीपू ने कहा था कि कल जाकर के तुम बाज़ार से नए कपड़े खरीद लेना, और उन कपड़ों को जब मैं बुलाऊं तब साथ लेकर के आना। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद यानी कि 8 जून 2011 के दिन जो दीपू का दोस्त था सुग्रीव, वो वहाँ से सोनभद्र लौटता है और सोनभद्र में जाकर के एक लड़की से मिलता है जिसका नाम पूजा था। वो अपने पति से अलग होकर के मायके में रह रही थी और उसको एक नौकरी की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने सुग्रीव से कई बार कहा था कि मुझे एक नौकरी चाहिए। सुग्रीव पूजा से जाकर के कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है, करना चाहोगी? कहती है कि हाँ कर लेंगे। सुग्रीव कहता है कि गोरखपुर के अंदर एक परिवार है, उसके घर पर बस खाना बनाने वगैरह का काम करना है, 4,000 रुपये मिलेंगे और साथ में रहना और खाना फ्री रहेगा। पूजा इसके लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव पूजा से 2 दिन बाद आने को कहता है, यानी कि 10 जून 2011 के दिन। अब 10 जून 2011 के दिन सुग्रीव की बताई हुई जगह पर पूजा पहुंच जाती है। वहां जाकर के जैसे वो ट्रक के अंदर बैठती है तो देखती है कि सुग्रीव के साथ में एक और लड़का मौजूद है, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करती और ट्रक के अंदर बैठ करके तीनों वहाँ से चल देते हैं। तीनों गोरखपुर वाले रास्ते में थे। जैसे ही गोरखपुर से 10 किलोमीटर पहले दीपू का दोस्त सुग्रीव ट्रक को किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ता है, तो वहाँ पर पूजा कहती है कि तुम तो गोरखपुर जाने की बात कर रहे थे, ये किधर जा रहे हो? सुग्रीव कहता है कि जा तो गोरखपुर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि गाड़ी जो है ना उसके कागज़ पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इस रास्ते पर पुलिस मिलती है, पुलिस हमको पकड़ सकती है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से होकर के जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे जाती है, सुनसान जगह आती है, वहाँ पर वो जो लड़की थी पूजा, उसका गला घोटने की कोशिश करने लगता है दीपू। पहले तो पूजा को लगता है कि ये शायद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीपू उसके गले को ज़ोर से दबाए रखता है। पूजा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो हाथ पैर हिलाना बंद कर देती है। जैसे ही वो सुन पड़ती है तो दोनों समझ जाते हैं कि अब पूजा मर चुकी है। थोड़ा आगे जाकर के वो शिखा को कॉल करते हैं, जिससे कि पहले ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, जैसे ही हम कॉल करेंगे तुमको आना होगा। तो उसके बाद में शिखा तुरंत उनकी बताई जगह पर पहुंच जाती है। शिखा जैसे ही जाकर के ट्रक के अंदर घुसती है तो उसको दिखाई देती है कि एक लड़की वहाँ पर लेटी हुई है। वो घबरा जाती है, लेकिन इस पर दीपू कहता है कि चिंता मत करो, सिर्फ सोई हुई है। ये सोच करके शिखा की सांस में सांस आती है, वो ट्रक के अंदर घुसती है और बैठ जाती है। अब दोनों आपस में हंसने लगते हैं, यानी कि दीपू और सुग्रीव। फिर इसके बाद में शिखा समझ जाती है कि दोनों ने इस लड़की को मार दिया है। वो कहते हैं कि जल्दी से तुम इस लड़की को अपने कपड़े पहनाओ और तुम जो नए कपड़े लेकर के आई हो उनको तुम खुद पहने रहो। शिखा उनके बताए अनुसार उस लड़की को अपने पुराने कपड़े पहना देती है। उसके बाद में एक सुनसान सी जगह पर जाकर के उस लड़की को बाहर निकालते हैं। एक रॉड से उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचला जाता है ताकि किसी को इसका चेहरा समझ में ना आए। शिखा ने अपने गले में जो काला धागा पहनती थी वो भी उस लड़की को पहना दिया था, अपनी चप्पल और पर्स भी वहीं पर छोड़ दिए थे। और उसके बाद में तीनों ट्रक में बैठ करके सोनभद्र के लिए रवाना हो जाते हैं। ये पूरा कर्मकांड जो हुआ था वो तारीख थी 10 जून 2011 की, और यही वो तारीख थी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शिखा के घर वालों ने जाकर के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन वो मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने देर रात जाकर के लिखवाई थी, और दूसरे दिन यानी कि 11 जून 2011 के दिन पुलिस को उस लड़की की लाश मिलती है जिसका नाम शिखा नहीं बल्कि पूजा था। अब इसके बाद में शिखा के घर वाले पूजा को लेकर के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी लड़की थी,
जो कि मर चुकी है। दुखी मन के साथ में सारा काम खत्म होता है। उसके बाद में पुलिस उनके घर पर जाती है। शिखा के पिताजी से पूछती है कि क्या कोई है जिसके ऊपर आपको शक है। शिखा के पिताजी बताते हैं कि दीपू यादव। पुलिस वाले डायरेक्ट उसके मुंह से एक नाम सुन करके थोड़े चौंकते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद कुछ तो मामला जो है वो गड़बड़ है, और ज़्यादा पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि ये वो लड़का है जो कि हमारी लड़की के साथ कॉलेज जाया करता था, साथ में वहीं पर ये दोनों घुमा करते थे, और हमें शक था कि इसी ने हमारी लड़की को बहला फुसला करके ये सब किया है। पुलिस वाले दीपू यादव के घर पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि दीपू वहां पर था ही नहीं, यानी कि फरार था। उसके बाद में आगे की इन्वेस्टिगेशन में वो दीपू का फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, CDR रिपोर्ट वगैरह निकलवाते हैं, लेकिन इनसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर दीपू है कहाँ, क्योंकि दीपू बहुत चालाक था। उसने ऑलरेडी अपनी सिम को इनएक्टिव कर दिया था और फ़ोन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। अब काफ़ी समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को अभी तक इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। एक दिन इंस्पेक्टर सिन्हा अपने ऑफिस में बैठे हुए उसी केस की फाइलें खंगाल रहे थे। तभी पास बैठा एक सिपाही बोलता है कि सर, क्या आपको कंफर्म है कि जिस लड़की को जलाया गया था या जो लड़की की लाश हमें मिली थी वो शिखा ही थी। इस पर इंस्पेक्टर सिन्हा थोड़ा चौंकते हैं और उससे बोलते हैं कि जो भी कहना है वो साफ साफ कहो, क्लियर बताओ कि आपके मन में चल क्या रहा है। सिपाही कहता है कि साहब, हमने उसके पेट पर कुछ निशान देखे थे, वैसे निशान जैसे किसी भी लड़की के या औरत के डिलीवरी के बाद आते हैं, लेकिन शिखा तो कुंवारी थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शिखा की डिलीवरी हुई हो। इंस्पेक्टर सिन्हा वाकई इसकी बात से सहमत थे। उसके बाद में केस को एक अलग एंगल से इंस्पेक्टर सिन्हा जो है इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। अब दीपू के अलावा उसके सारे रिश्तेदारों के स्मार्टफोन्स को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए जिससे हम एक छोर पकड़ करके इन्वेस्टिगेट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया था। अब अगस्त 2011, एक दिन दीपू अपनी बहन के पास कॉल करता है, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वालों ने पूरे जो मोबाइल फ़ोन थे उनको सर्विलांस पर डाल रखा था। पुलिस को तुरंत पता लग जाता है, कॉल ट्रेस हो चुकी थी। पुलिस को उस जिस जगह से फ़ोन किया गया था उसकी लोकेशन मिलती है, सोनभद्र का माइनिंग एरिया। पुलिस तुरंत एक टीम वहाँ पर भेजती है। टीम सोनभद्र पहुँचती है। एक बिल्डिंग के आगे जाकर के या मकान के आगे जाकर के पुलिस अपनी जीप को रोकती है, दरवाज़ा खटखटाती है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो पूरी की पूरी पुलिस टीम हैरान थी। दरवाज़ा खोला था शिखा ने, और शिखा को देख करके उनके होश उड़ चुके थे कि ये लड़की तो मर चुकी थी। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन आखिर ये जिंदा कैसे है। अब सभी सिपाही उस घर के अंदर घुसते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर दीपू भी मौजूद था। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें शिखा और दीपू दोनों थे। अब ये सब देख करके पुलिस पहले दोनों को पकड़ करके वहाँ से गोरखपुर लेकर के आती है। वहाँ आकर के दीपू और साथ में शिखा दोनों से इन्वेस्टिगेट करती है, पूछताछ करती है। उस पूछताछ के अंदर जब थोड़ी सख्ती दिखाई जाती है तो दीपू पूरी तरीके से टूट जाता है, और वो स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी पुलिस के सामने खोल करके रख देता है कि कैसे हम दोनों को लव हुआ। उसके बाद में दोनों ने मिलकर के, या फिर कहें कि तीनों ने, सुग्रीव, उसके अलावा दीपू और शिखा, तीनों ने मिलकर के प्लानिंग बनाई। सुग्रीव पूजा नाम की एक लड़की को सोनभद्र से गोरखपुर लेकर के आया। हमने रास्ते में उसका मर्डर किया। उसके बाद में उसको शिखा के कपड़े पहनाए और वहाँ से हम फरार हो गए। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस को सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ चुकी थी। अब इसके बाद में उनके ऊपर FIR की जाती है। शिखा और दीपू दोनों को 7-7 साल की सज़ा होती है। अभी फ़िलहाल 7-7 साल की सज़ा काटने के बाद दोनों ज़मानत पे बाहर हैं। केस अभी रनिंग है। देखते हैं कि भाई क्या फाइनल जो सज़ा है उनको सुनाई जाती है। लेकिन जो एक आखिरी चीज़ है वो ये है कि दीपू और शिखा, जो कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, दोनों एक दूसरे से अलग रहने को ही तैयार नहीं थे। वो दोनों आज एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बताया जा रहा है कि दोनों की अलग अलग शादी हो चुकी है।
दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ अलग अलग जगह पर रहते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए, यानी कि दोनों ने साथ रहने के लिए ये जो सारा प्लानिंग किया, एक निर्दोष लड़की की जान गई, परिवार वालों को दुख पहुंचाया, ये सब करने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा दोनों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। ये होता है जब बिना सोचे समझे प्यार में या फिर कहें कि इमोशंस के साथ बह करके कोई भी फैसला लिया जाता है, और ये फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और इस केस के अंदर दोनों के साथ भी यही हुआ। अब फिलहाल देखते हैं कि दोनों को क्या सज़ा दी जाती है।